इस लेक्चर में हम जिस व्यक्ति के बारे में आज बात करना चाह रहे हैं, जो हमारे भारतीय विचारक है, जब आप इनके बारे में देखेंगे, इनके लाइफ को देखेंगे, तो आपको याद आएगा इनकी कविताएं, ठीक है, इनकी पोइट, इनके लिटरेरी वर्क्स, और इनके क्या याद आएंगे आपको, नोबेल प्राइज। तो आप समझ गए होंगे कि हम किस विचारक के बारे में बात कर रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर बेसिकली एक ऐसे प्रथम व्यक्ति थे, आप जिनको कह सकते हैं कि भारत की तरफ से जिनको पहला जो है नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, लिटरेचर में इनको फर्स्ट नोबेल मिला था। ही वाज द फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट एशियन एंड फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू गेट नोबेल, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनका जो है विचारधारा। तो हमें नॉर्मली ये समझ में आता है कि ये एक कवि थे, ये एक नोबेल लॉरेट थे, बट इनके अलावा ये भारत के एक प्रमुख विचारक रहे हैं, और ये एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने देश की सरहदों से बाहर, ठीक है, यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म, ठीक है, यूनिवर्सल नेशनलिज्म की बात की थी, सार्वभौमिक मानवतावाद, सार्वभौमिक राष्ट्रवाद की बात की थी, ठीक है। तो ये थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, और आज के लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है 7 मई 1861 को, कहाँ पर, जोड़संको ठाकुरबाई, कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता में है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ है। और इनके फादर जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। जब आप इनके फादर का नाम सुनेंगे तो ये आपको थोड़ा सा फेमिलियर नेम लगेगा, अगर नहीं लग रहा है तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा इनके बारे में। ये बेसिकली क्या थे, देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो क्या है, वो एक ब्रह्मो समाज के मेंबर है, ठीक है, ब्रह्म समाज के क्या थे, मेंबर थे। ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो ये जो है आप देखेंगे कि आप इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। इनकी माता का देहांत काफी, जब ये छोटे उम्र के थे तभी इनकी माता का देहांत हो जाता है। तो इनका लालन पालन जो इनके पिताजी करते हैं, इनकी बहनें होती हैं, इनके भाई होते हैं, वो सारे जो है क्या थे, कहीं ना कहीं आप देखिए इनके पिताजी ब्रह्म समाज के मेंबर है, तो इनके घर पे हमेशा एक पॉलिटिकल उस तरीके का माहौल रहा होगा। तो इनको बचपन से ही एक्सपोज रहे हैं पोइट्री को लेके, लिटरेरी वर्क्स को लेके, राजनीति वगैरह को लेके, इनको उसी तरीके का माहौल मिला है। इनके जो ब्रदर सिस्टर्स थे वो भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे लिटरेरी वर्क्स में। तो इनका जो है काफी जो है आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट जो है बचपन से ही कविताओं की तरफ था, ठीक है। तो अब देखेंगे कि कैसे इनकी जो है सबसे पहली पोयम इन्होंने जो है कब, 8 साल की उम्र में लिख दिया था। तो 8 ईयर्स की एज से इन्होंने क्या किया है, कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी, ठीक है। अब जो है 1878 में, ठीक है, इनको जो इंग्लैंड भेजा जाता है लॉ की पढ़ाई करने के लिए। ध्यान देने वाली बात है कि क्योंकि उस समय क्या है, एक बैरिस्टर का जो है ना, जैसे गांधी थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, वो क्या थे, ज्यादातर ये लोग क्या बैरिस्टर वगैरह की पढ़ाई करने इंग्लैंड जाते थे, ठीक है। तो इनके पिताजी हमने कहा कि गणमान्य व्यक्ति थे, है ना, ब्रह्म समाज के मेंबर थे। तो इनको जो है बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड भेजते हैं। लेकिन हमने कहा कि इनके साथ समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि इनको लॉ की पढ़ाई में मन नहीं लगता था। जब ये इंग्लैंड गए तो यहाँ पे इन्होंने, इनको भेजा तो था लॉ करने के लिए, पर यहाँ पर भी ये क्या, लिटरेरी वर्क्स में इनका इंटरेस्ट था। तो ये वहाँ भी जो है लिटरेरी वर्क्स कर रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे, ठीक है, पोइट कविताएं लिख रहे थे। तो इस वजह से क्या है, ये बिना कोई लॉ की डिग्री लिए 1880 में वापस इंडिया आ जाते हैं, ठीक है। और जब वापस इंडिया आते हैं तो इस समय इन्होंने, आप देखेंगे कि फुल फ्लेज स्केल पे इन्होंने जो है यहाँ पर लिखने का काम वो शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो एक टैगोर को आप उभरते हुए देखेंगे, ठीक है। 83 में जो है मृणालिनी देवी से शादी करते हैं, जिनकी उम्र उस समय मात्र 10 साल की होती है, ठीक है। तो उस समय इस तरह की प्रथाएं चलती थी, तो ये जो है कॉमन प्रैक्टिस माना जाता था, ठीक है। तो अब जो है फिर आप देखेंगे कि 1901 में इन्होंने जो है शांति निकेतन में एक स्कूल की स्थापना की। इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। बेसिकली क्या है, देखिए शांति निकेतन आपको याद रखना है कि 1901 में इसकी स्थापना हुई है। किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। पर ये ऑलरेडी एक आश्रम था। ये आश्रम इनके पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर ने ये आश्रम पहले से ही बनाया हुआ था। यहाँ पर फिर जो है इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की 1901 में, और ठीक 20 साल के बाद 1921 में इसको ही इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूजीसी नेट का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है इन्होंने यहाँ पर बनाया। कब, 1921 में। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे आपसे कि शांति निकेतन में स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो वो था 1901। किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। पर वो जगह जो है वो पहले आश्रम था। वो आश्रम किसने स्थापित किया था, इनके पिताश्री देवेंद्रनाथ टैगोर। और फिर ठीक वहीं पर इन्होंने जो है शांति निकेतन को जो स्कूल था वो बाद में 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी बन गया, ठीक है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात करते हैं, 1910 में इन्होंने गीतांजलि लिखी। ये जो है बंगाली में लिखी गई थी, ठीक है। बाद में जो है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है।
अब जो है ये इतनी बड़ी कृति इन्होंने लिख दी, इतनी जबरदस्त इन्होंने ये लिखी है बुक, मतलब आप पोइट कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ पोइट्स वगैरह है। तो इनको नवंबर 2013 में जो है क्या मिल जाता है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिल जाता है। किसकी वजह से? गीतांजलि लिखने की वजह से, ठीक है। 1913 में मिलता है। नोबेल प्राइज की जब बात हो रही है तो मैं थोड़ा सा क्लियर यहाँ पर करना चाहूंगा, 1901 से जो है ना एल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते थे। तो ये जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इनके नाम पे जो है 1901 से नोबेल प्राइज जो है वो मिलना स्टार्ट हुआ था। तो आप देखिए लगभग 12 साल के बाद ये जो है फर्स्ट एशियन, फर्स्ट नॉन यूरोपियन और फर्स्ट इंडियन थे जिनको जो है क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। लिटरेचर का नोबेल पहले व्यक्ति थे जिनको, पहले ऐसे व्यक्ति थे, इससे पहले तक जो यूरोप और अमेरिका वगैरह में ही लोगों को मिलता था, पर ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं, फर्स्ट एशियन है, फर्स्ट नॉन यूरोपियन और फर्स्ट इंडियन है जिनको कि नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में, ठीक है। 1913 नवंबर की बात है। फिर जो 1915 में इनको जो नाइटहुड की भी उपाधि दी गई थी, किसने दिया? जॉर्ज फाइव ने। नाइटहुड में बेसिकली क्या है, आपको रिस्पेक्ट से उसको सर बोलते हैं, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा सर, हमारे कौन से सर? जडेजा सर, सर जडेजा, ठीक है। तो याद रखना है, सिंपल से, ऐसे इनको कोई ऐसी नाइटहुड की उपाधि मिली नहीं है, उस टाइम मिलती थी। तो किंग जॉर्ज ने जो है इनको, किंग जॉर्ज फाइव ने इनको सर की उपाधि दी थी, नाइटहुड की उपाधि दी थी, ठीक है। ये एक सम्मान था जो ब्रिटिशर्स दिया करते थे। लेकिन फिर क्या होता है, फिर होता है 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, जलियांवाला बाग, ठीक है। जलियांवाला बाग मैसेकर होता है और यहाँ पर क्या है, इसके विरोध में इन्होंने जो है इस नाइटहुड जो कि ब्रिटिश ने दिया था उसको ये वापस कर देते हैं। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट था, आपको याद होगा शायद कि गांधी ने भी केसर ए हिंद, ठीक है, केसर हिंद की गांधी ने भी क्या की थी, वापसी की थी। तो ये जो है ये एक तरीका था प्रोटेस्ट करने का कि आप एक तरफ हमें अवार्ड दे रहे हो और दूसरी तरफ जो इस तरीके की आपकी जो हरकतें हैं, आपने बिना किसी ऑर्डर के इतना बड़ा मैसेकर कर दिया, नरसंहार था वो, ठीक है। तो ये जो है एक विरोध का तरीका था, यहाँ पर इन्होंने दिखाया, ठीक है। तो याद रखना है, 13 में नोबेल प्राइज, 15 में नाइटहुड और 19 में रिटर्न कर देते हैं। इंपोर्टेंट वर्क्स एक बार देख लेते हैं, कई बार यूसी नेट में पूछा गया है इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चोकर वाली था 1903 में लिखा था इन्होंने। गीतांजलि अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा था 1910 में लिखा है। गोरा है 1910 में, द पोस्ट ऑफिस 1912 में, साधना 1913, घरे और बाहरे, ठीक है। ये जो है बंगाली में लिखा गया था 1916 में, ये पूछा जा चुका है एक बार। स्ट्रे बर्ड्स एंड नेशनलिज्म, ठीक है, 1913 में। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप यूसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे, इस तरह कोई एग्जाम्स देंगे ना, तो आपको कभी कभी क्या है कि ऑथर के साथ उनकी बुक्स और कभी कभी ईयर भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि इस तरीके से जो है मे भी हो सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। बस लिटिल बिट ऑफ आइडिया होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है ये बुक्स, वैसे तो इनकी बहुत सारी कृतियां हैं, पर हमने कुछ जो है 8 इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा था वो हमने यहाँ पे मेंशन करी है। अब देखते हैं कि नेशनलिज्म के ऊपर टैगोर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप टैगोर की नेशनलिज्म की बात करेंगे तो ये जो है ना अग्रेसिव नेशनलिज्म, ठीक है, अग्रेसिव नेशनलिज्म के अगेंस्ट है। क्यों अगेंस्ट है अग्रेसिव नेशनलिज्म, ऐसा क्या है? अग्रेसिव नेशनल मतलब उग्र राष्ट्रवाद जो है ना, ये कहते हैं कि ये डेंजरस है। ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये आपको राष्ट्र की जो बाउंड्रीज है ना, जैसे सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट वन कंट्री, ठीक है, ये कोई देश है, आप इसके बाहर सोच ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप इसी के अंदर इतना ज्यादा लिमिटेड हो गए कि आपने अपने आप को कनेक्ट कर लिया है। जैसे मैं क्या है, मैं अमेरिकन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं जो है फलाना देश का हूँ, मैं इस देश का हूँ, आप उससे ऊपर सोच ही नहीं पाते हैं। तो ये कहते हैं नेशनलिज्म। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते थे, बिल्कुल करते थे, पर ये अग्रेसिव नेशनलिज्म जो है ना उसके अगेंस्ट थे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। अब देखिए इनका ये कहना था कि जो आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं ना, वो जो है वायलेंस की तरफ चला जाता है, ठीक है। वायलेंस होता है और आपको हेट्रेड होती है। जैसे कि सपोज उस टाइम में हमें किससे हेट्रेड थी, हमें ब्रिटिशर्स से हेट्रेड थी। फिर हमने क्या किया, हमने हथियार उठा लिया, हमने जो है आप कह सकते हैं, आप देखेंगे उसको, हम जिसको रिवोल्यूशनरी बोलते हैं उसको उसको वो टेररिज्म बोलते थे, ठीक है। तो ये कहते हैं कि वो वायलेंस होता है, हेट्रेड होता है और कहीं ना कहीं ब्लाइंड लॉयल्टी आ जाती है आपको, मतलब आपके अंदर अंधविश्वास आ जाएगा, आप अंधभक्त हो जाएंगे, ठीक है। आप ब्लाइंड लॉयल्टी, आपके अंदर की रीजनिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। जो तर्क शक्ति है ना, तर्क क्वेश्चन करने की क्षमता, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए नेशनलिज्म जो है, नेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं पर अग्रेसिव नेशनलिज्म के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। यहीं पर ट्रू फ्रीडम की बात करते हैं। ट्रू फ्रीडम क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आप जिस आजादी की बात कर रहे हैं ना, सच्ची आजादी वही है जो कि आपके अंदर से आनी चाहिए। इट शुड कम फ्रॉम योर इनर साइड, ठीक है। ये आप जैसे सपोज क्या है कि हम इस समय कॉलोनी थे,
ठीक है, हम जो है हम झेल रहे थे, ब्रिटिशर्स को झेल रहे थे। तो ये कहते हैं कि आप ऐसा सोचे कि हम फ्रांस जैसा बन जाए, हम ब्रिटेन जैसा बन जाए, हम जर्मनी जैसा बन जाए, वो कोई मॉडल नहीं है। ठीक है, उसको कॉपी करने से नहीं होगा। हमको जो है ट्रू फ्रीडम कैसे मिलेगी, वो मिलेगा इनर सेल्फ को जागरूक करने से। और इनर सेल्फ को हम जागृत कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ये शुरू होना चाहिए इंडिविजुअल फ्रीडम से। जब एक एक व्यक्ति स्वतंत्र होगा अपने डिसीजंस लेने के लिए, उसके अंदर रीजनिंग होगी, तर्क शक्ति होगी, उसके अंदर साइंस होगा, उसके अंदर कंपैशन होगा, ठीक है, उस आधार पे जो है व्यक्ति जो है अपने आप को आजाद कर सकता है। ठीक है, सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम की बात नहीं की जा रही है कि हमको जो है राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई, ब्रिटिशर्स वापस चले गए, हम रूल खुद कर रहे हैं। नहीं, ये जो है सिर्फ एक दिखावे की चीज है, इससे नहीं होगा। तो यहाँ पर ये 4 लेवल पे बात करते हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल से क्या मिलेगा, इंडिविजुअल से फिर आगे हम देखेंगे कम्युनिटी लेवल पे फ्रीडम, और कम्युनिटी लेवल से आगे क्या है, यूनिवर्स लेवल पे, और यूनिवर्स से आगे क्या हो जाएगा, यूनिवर्स से आगे होगा हमारा इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जो है ना इन्फिनिटी इज, आप इसको कह सकते हैं कि ये सुप्रीम गॉड और सुप्रीम पावर, जो भी आप कहिए, ठीक है, सुप्रीम गॉड और सुप्रीम पावर, उस लेवल पे हम जो है आजाद हो जाएंगे। तो ये 4 फ्रीडम की उन्होंने बात की थी, इंडिविजुअल फ्रीडम, कम्युनिटी, यूनिवर्स, एंड दैट विल लीड टू द इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जो है इनके क्या है, इनके 4 जो है लेवल्स हैं फ्रीडम के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि इंडिया क्या है, इंडिया को सिर्फ पॉलिटिकल पावर अचीव करने पे फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंडिया को क्या फोकस करना चाहिए, इंडिया शुड फोकस ऑन स्पिरिचुअल एंड कल्चरल वैल्यूज। ठीक है, मतलब क्या है, हम अपने सांस्कृतिक और स्पिरिचुअल, धार्मिक, ठीक है, इन वैल्यूज को हमें जो है बैलेंस करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हर देश जो है ना, जैसे हम अमेरिका की बात करें, हम ब्रिटिशर्स की बात करें, हम ब्रिटेन की बात करें, हम फ्रांस की बात करें, हम जब इन देशों की बात करेंगे तो इनके अपने एक अलग वैल्यूज हैं। वहीं पर इंडिया क्या है, हम कहीं ना कहीं मोर स्पिरिचुअल एंड कल्चरली एफ्लुएंट पीपल्स हैं। तो हमें जो है हमारी सोसाइटी उस आधार पे होनी चाहिए कि हम उसमें कैसे स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चरल जो हमारी वैल्यूज हैं, हम उसको कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। ये टैगोर का व्यू था, कहाँ पर, नेशनलिज्म के ऊपर। अब देखते हैं फ्रीडम एंड स्वदेशी मूवमेंट पे क्या कहते हैं। स्वदेशी मूवमेंट पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर हिस्सा लिया था, बट बस ये एक चीज के खिलाफ थे, वो कहते थे कि एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। एक्सेसिव का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि हम आजादी के लिए इतने ज्यादा विचलित हो जाते हैं कि हमें सही गलत, वायलेंस नॉन वायलेंस, इसमें जो हम अंतर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल हमारे फ्रीडम मूवमेंट के सपोर्टर थे, स्वदेशी में भी इन्होंने कहीं ना कहीं पार्ट लिया था, पर ये जो है किस चीज के अगेंस्ट थे, एक्सेस के अगेंस्ट थे। किसी भी चीज की जो है अधिकता जो है, ये इनको लगता था कि ये जो है फिर जो है हमें गर्त की तरफ ले जाएगी और हम सही गलत में पहचान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए फिर से यहीं पर वो चीज कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मीनिंगलेस है जब तक हम खुद को नहीं आजाद करेंगे। अभी हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि कैसे हमने 4 जो है भाग में इसको डिवाइड किया। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं इनर फ्रीडम की, व्यक्तिगत आजादी की। जब तक हम व्यक्तिगत आजाद नहीं हो जाएंगे, हमारे लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, हम तब भी जो है कहीं ना कहीं अपने आप को जो है एक लिमिट करके ही रखेंगे। और देखिए इससे क्या होगा, यहाँ पर इन्होंने कहा है, देखिए ब्लाइंड बाइकआउट और वायलेंस जो है ना कुछ नहीं करेगा। एक टैलेंट चला जाएगा, ब्रिटिशर्स चले जाएंगे, हो सकता है हम लोग के बीच से ही कोई टैलेंट पैदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो है रीजनिंग पे फोकस नहीं किया, हमने तर्क शक्ति पे नहीं फोकस किया हमने, और ऐसा एक्चुअली हुआ है। आप देखिए रशियन रिवॉल्यूशन देखिए 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन होता है, लेनिन आते हैं, फिर स्टालिन आते हैं, फिर देखिए रशिया की हालत वही हो जाती है। आप अमेरिका में देखिए, आप जर्मनी में देखिए, ठीक है, हिटलर आते हैं, हिटलर किन परिस्थितियों में आते हैं। ठीक है, तो ये होता है जब हम ब्लाइंड बाइकआउट और वायलेंस को अपनाते हैं। ठीक है, ब्लाइंड बाइकआउट और वायलेंस जो है ना सिर्फ एक ही तानाशाह को रिप्लेस कर देगा दूसरे तानाशाह से। एक व्यक्ति तो चला जाएगा लेकिन उसकी जगह जो दूसरा व्यक्ति आएगा वो भी वैसा ही होगा। तो इसलिए ये इन चीजों पे बोलते हैं फोकस करना चाहिए। ठीक है, सच्ची स्वराज का मतलब है कल्टीवेटिंग रीजन, तर्क शक्ति को आप डेवलप कीजिए, कंपैशन, ठीक है, दूसरे मनुष्य के प्रति आप कैसा फील करते हैं, व्यवहार, डिग्निटी विद इन द इंडिविजुअल, और कैसे आप सम्मान करते हैं दूसरे व्यक्ति का। ठीक है, तो ये होना चाहिए ट्रू स्वराज का मतलब, किनके अकॉर्डिंग, टैगोर के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि आप अपनी तर्क शक्ति को डेवलप कीजिए, आप कंपैशन को डेवलप कीजिए, एंड डिग्निटी
ठीक है, सम्मान कीजिए कि आप भी मनुष्य हो, और जो दूसरा व्यक्ति जिसको आप गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को आप देखते हैं, तो आपको ये भी समझ आना चाहिए कि वो भी इंडिविजुअल एक मनुष्य है। तो इनके लिए जो मानवता है ना, वो सर्वोपरि थी। ठीक है, वो आगे जो हम लोग देखेंगे इनके जो है जब हम यूनिवर्सल नेशनलिज्म की बात करेंगे तो वहां देखेंगे। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं वेस्टर्न मेटेरियलिज्म को। क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये जो है वेस्टर्न वेस्टर्न साइंस एंड टेक, साइंस को और रीजन को ये अप्रिशिएट करते हैं। ये कहते हैं कि वेस्ट के अंदर जो ये साइंस वाली चीजें डेवलपमेंट हो रही है ना, वो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी इसलिए है क्योंकि आपकी जो है उससे क्या है, आपकी तर्क शक्ति बढ़ती है। आप चीजों को ब्लाइंड फेथ की तरफ नहीं जाओगे, आप क्वेश्चन करोगे, आप ढूंढोगे। मैंने कहा पृथ्वी गोल है, तो क्या मेरे कहने से पृथ्वी गोल हो जाएगा? नहीं, उसको जो है उस पर देखा गया, उसको चेक किया गया। ठीक है, आर्यभट्टा थे, कोपरनिकस थे, जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने इन चीजों को प्रूव किया और फिर जाके पता लगाया। पहले हम क्या सोचते थे कि पृथ्वी चांद के चक्कर लगाती है। ठीक है, XYZ, हमें लगता था कि चांद हमारे चक्कर लगा रही है, सूरज पृथ्वी की चक्कर लगा रही है। पर देखिए, ये चीजें जब साइंस ने ढूंढी तो इन चीजों को गलत ठहराया। इस तरह की कई सारी चीजें हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो ये जो है वेस्ट की इन चीजों को क्या करते थे, अप्रिशिएट करते थे, साइंस और रीजनिंग को अप्रिशिएट करते थे। पर साथ ही ये भी कहते थे कि वेस्ट का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो है ये भौतिकवाद। ठीक है, मेटेरियलिज्म। ठीक है, ये जो भौतिकवाद है ना, ये तबाह कर रहा है। भौतिकवाद से क्या हो रहा है, ये लोग सिर्फ देखते हैं प्रॉफिट की तरफ। ठीक है, अब जैसे इंडिया देखिए कॉलोनी था, इंडिया जैसे अफ्रीका भी थे, कई सारे एशियन अफ्रीकन नेशंस को जो इन्होंने कॉलोनी बना के रखा था। क्यों बना के रखा? क्योंकि कारण यही था कि वेस्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, मशीनीकरण हो गया, मैकेनाइजेशन होने की वजह से उनके पास जो है वो बहुत बड़े स्तर पे सामान बना रहे थे। जितने कंज्यूमर नहीं थे, जितने उनके पास उपभोक्ता नहीं थे, उससे ज्यादा वो सामान बना रहे थे, उनको यूज नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, नया मार्केट ढूंढना शुरू किया। अब उनके देश में तो इतने कंज्यूमर है नहीं, नया मार्केट कहाँ ढूंढेंगे? इंपेरियलिज्म, कॉलोनिज्म, दूसरे देशों को जाइए, वहां पे वहां अपने सामानों को बेचिए, वहां पर अपनी सत्ता स्थापित कीजिए। तो ये जो है यही बोलते हैं कि ये गलत चीज था। साइंस और रीजन सही था, पर वो मेटेरियलिस्टिक हो गए, प्रॉफिट जो है वो देखने लगे, फायदा देखने लगे। और साथ ही साथ एक चीज के और ये विरोध करते थे, वो थे मिलिटराइजेशन। ठीक है, सैन्यवाद। क्योंकि हमने कहा कि ये कहीं ना कहीं वायलेंस के अगेंस्ट थे, तो ये सैन्यवाद का भी जो है ये विरोध करते थे। ये इन चीजों को जो है आप देखेंगे कि टैगोर जो है इन चीजों के जो खिलाफ थे। यहाँ पर ये कहते हैं कि भारत का काम क्या होना चाहिए। यहाँ तो इन्होंने वेस्ट की जो है मेटेरियलिज्म को क्रिटिसाइज किया, पर इन्होंने ये कहा कि भारत जो है उसको वेस्ट को कॉपी नहीं करना चाहिए, कि हम जो है उसी तरीके से मैकेनाइजेशन कर रहे हैं, उसी तरीके से मेटेरियलिज्म की तरफ जा रहे हैं और प्रॉफिट्स में चले जा देख रहे हैं सिर्फ। ठीक है, मतलब पूंजीवाद नहीं बनना है, सिर्फ हमको पूंजी के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। किसके बीच? साइंस, विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी के बीच में। ठीक है, और किसके बीच? स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है कि हमारी स्वतंत्रता कहाँ है और हमारी जिम्मेदारी कहाँ है। क्या हम आजाद हो गए तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई? नहीं, जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि अगर हमें स्वतंत्रता मिला है, हमें फ्रीडम मिला है, तो हमारे पास कुछ जिम्मेदारी भी है। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को किसी गलत तरीके से ट्रीट करें और हम ये कहें कि हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आपकी कुछ जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर टैगोर का ये जो कथन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कहते हैं कि आपको विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी के बीच में, ठीक है, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में आपको क्या करना है, बैलेंस क्रिएट करके चलना है। ठीक है, अब आता है इनका वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आइडियाज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। ठीक है, मैं पूरे भारतीय विचारक की बात कर रहा हूँ, उसमें जो है इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म। ठीक है, सार्वभौमिक मानवतावाद। ठीक है, इसका क्या आइडिया है? अब देखिए, इसी आइडिया के बेस पे जो है इन्होंने क्रिएट किया था विश्व भारती यूनिवर्सिटी। कब? हमने अभी डेट मेंशन किया था 1921 में। ठीक है, शांति निकेतन पहले स्कूल बनाया था 1901 में, फिर जो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी का वहां पे गठन हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये वो जगह होगी जहां पूरब और पश्चिम मिल के एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी पे इन्होंने कहा, इसलिए इसको रखा गया। देखिए, आप अगर नाम की डिटेलिंग में जाएंगे ना, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे ये बात कर रहे हैं, अ प्लेस वेयर द ईस्ट एंड वेस्ट वुड मीट इन हार्मनी। ठीक है, और इनका यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म क्या है वो देखते हैं। इन्होंने कहा कि एक्चुअली मानवता क्या है, वो एक है। ये
जो आप जात, धर्म, रिलीजन, नेशनैलिटी, इन सब की बात करते हैं ना, कि हमारा राष्ट्रीयता ये है, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं इस देश का हूँ, मैं उस देश का हूँ, ठीक है, मैं, मेरा धर्म ये है, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, ये चीजें जो है आपको साइड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब जो है डिफरेंस क्रिएट करता है। हम ये सब होने से पहले मानवता थे, ठीक है, मानव थे, हमारा जो है मानवतावाद में जो है वो विश्वास होना चाहिए। तो ये इसलिए कहते हैं कि ह्यूमैनिटी एक है, आखिरकार है तो हम इंसान ही ना, ये हाड़ मांस से बने हम इंसान ही है, ठीक है। हम सब व्यक्ति जो भी हम इंसान को देखते हैं, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रेस से हो, काला हो, गोरा हो, ठीक है, ब्राउन हो, है तो वो इंसान। तो वो ये कहते हैं कि यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म यही है कि हमको जो है ह्यूमैनिटी को ऊपर रखना है, और सच्ची सभ्यता वही है। सच्ची सभ्यता कहाँ है? सच्ची सभ्यता वहाँ है जहाँ पर हम सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान करते हैं, वो है ट्रू सिविलाइजेशन, ठीक है। ट्रू सिविलाइजेशन क्या है? कॉपरेशन और कल्चरल एक्सचेंज में बिलीव करती है। ये नहीं कि हमने अपने आप को सिमट के रख लिया, हमने अपने आप को लिमिटेड कर लिया, हम कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप आज के डेट में देखेंगे ना, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है नेशनैलिटीज ऊपर, हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। आज देखिए ट्रंप ने टैरिफ वगैरह जो है लगा दिया है बाकी के देशों पे, क्योंकि वो जो है वो ये देख रहे हैं कि मैं अमेरिकन हूँ, मैं अमेरिकन के हितों की रक्षा कर रहा हूँ, बाकी मेरे को कोई किसी देश से मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, क्योंकि हम क्या उससे ऊपर सोच ही नहीं पा रहे हैं, हमने अपने आप को एक नेशनैलिटी में जो है लिमिट कर लिया है, ठीक है, राष्ट्रीयता में अपने आप को ढाल लिया है, हम उसके ऊपर सोच ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो क्या है, रचना लाना चाहिए, आपके रचनात्मकता लानी चाहिए आपके अंदर, मस्ट नर्चर क्रिएटिविटी, इम्पैथी एंड ग्लोबल सिटीजनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल सिटीजनशिप की बात कर दी इन्होंने कहा कि शिक्षा वो उस तरीके का होना चाहिए जो आपको ये एहसास दिलाए कि आप किसी एक जात, धर्म, देश के नहीं हैं, आप क्या है, विश्व के, आप अपने आप को एक विश्व के आधार पे वैश्विक नागरिकता मिली हुई है आपको। आप जैसे आप भारत में हैं, लेकिन आपके और जो अमेरिका का व्यक्ति होगा वो दोनों सेम है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अर्थ का कोई भी रिसोर्स है, ठीक है, तो उस पे जितना हक एक अफ्रीकन का है, जितना हक एक इंडियन का है, एक एशियन का है, उतना ही हक अमेरिकन का भी होगा, यूरोपियन का भी होगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द ग्लोबल सिटीजनशिप स्टैंड्स, ठीक है। तो हम जो है डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन इस तरीके का होना चाहिए कि आपके अंदर क्रिएटिविटी लाए, एम्पैथी लाए, और क्या है, ग्लोबल सिटीजनशिप की जो है वो भावना आपके अंदर आनी चाहिए। ये था टैगोर का आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म, सार्वभौमिक मानवतावाद, ठीक है। टैगोर वर्सेस गांधी का जो बड़ा जेंटल सा डिबेट है वो इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, सो आई वुड लाइक टू ऐड हियर। देखिए सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये डिबेट वो आज वाला डिबेट नहीं है जो आप आज देख रहे हैं कि लोग जो है एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे हैं। अभी बिहार में जो है वो वोट वगैरह के लिए, वोट के अधिकार के लिए वो प्रचार प्रसार चल रहा है, तो कांग्रेस है, बीजेपी है, वो एक दूसरे से वर्बल फाइट में लगे हुए हैं। ये जेंटल डिबेट नहीं है, टैगोर और गांधी के बीच जेंटल डिबेट था। जेंटल डिबेट का मतलब क्या होता है कि देखिए दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा सम्मान था, ठीक है। वर्थ मेंशनिंग दिस पॉइंट कि गांधी को महात्मा किसने बोला था पता है आपको? गांधी को महात्मा की उपाधि हमारे टैगोर साहब ने दी थी, ठीक है। एंड इन रिटर्न गांधी ने टैगोर को क्या बोला? गुरुदेव, गुरुदेव, याद रखना है आपको ये चीजें, ठीक है। तो ये देखिए, ये सेल्फ म्यूचुअल रिस्पेक्ट था, दोनों को एक दूसरे के प्रति था, लेकिन कुछ चीजों पे जो है इनके मतभेद थे, ठीक है। तो ये आप ऐसा नहीं समझेंगे कि वो आज वाला जो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का वो सीन चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। जेंटल डिबेट, लोगों के अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी एक दूसरे को, भले वो कई चीजों पे एक दूसरे से क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे, ठीक है। देखिए मैंने कहा कि वो क्या करते थे, गांधी को एडमायर करते थे, उनकी नैतिक क्षमता थी, उनकी लीडरशिप थी, वो उसके लिए एडमायर करते थे। लेकिन उनके एक्सेसिव एस्केटिज्म के लिए जो है, एक्सेटिज्म का मतलब होता है कि ये जो तपस्वी वाला एक इनका रूप था ना, कि मैं बहुत धैर्य के साथ करूंगा, मैं टाइम लूंगा, ठीक है, अनशन वगैरह था, वो जो भी चीजें थी, तो वो उसके लिए थोड़ा सा उनको जो है अपोज करते थे कि एक्सेसिव है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऑल्दो टैगोर भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म की तरफ थे, पर वो गांधी में उनको एक्सेसिव लगता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो चरखा वगैरह की जो वो उनका भी विरोध करते थे, ठीक है। चरखा की जगह ये बोलते थे कि कोऑपरेटिव फार्मिंग होना चाहिए, ठीक है। आई विल राइट दिस थिंग हियर। जो गांधी के चरखा थे, इनके जगह ये बोलते थे कि हमको जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जहां पर आप देखेंगे कि गांधी और इनके बीच जो क्या थी, एक आइडियोलॉजिकल डिबेट चलती थी। अब यहाँ पर टैगोर ये भी कहते हैं कि अब देखिए गांधी हमेशा क्या बोलते थे कि हम
पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पे फोकस कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जो आप पुअर्टी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना और साइंस को रिजेक्ट कर देंगे ना, ये जो है इंडिया के प्रोग्रेस में बहुत बड़ा बाधा बन जाएगा। ठीक है, हम जो है इससे ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए ये कहते हैं कि ग्लोरीफाई नहीं करना है, हम इसको कम करेंगे, इसके लिए हम स्टेप्स लेंगे। ठीक है, और इन्होंने जो है जो गांधी का आप देखेंगे वनाश्रम जो था, जो इन्होंने 4 लेवल पे बांटे थे हमारे समाज को, ये इनको भी रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कई सारी लेवल, क्योंकि हमने पहले कहा कि यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, तो ये जो है आप देखेंगे कि रेस, कास्ट, ये रिलीजन वगैरह इन सब पे तो इनको भरोसा ही नहीं था टैगोर को। ठीक है, तो ये इन सब के अगेंस्ट थे, तो इसलिए वनाश्रम धर्म जो भी है ये जो है इनका जो है ये खंडन कर देते हैं। तो कई फ्रंट पे ये जो है गांधी के विरोधी रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों को म्यूचुअल रिस्पेक्ट था, और कई फ्रंट पे इन्होंने जो है उनकी मोरल लीडरशिप, इनकी जो है कई सारी चीजों को जो है इन्होंने अप्रिशिएट भी किया है। अब टैगोर की विचारधारा का रिलेवेंस क्या है टुडे? ठीक है, आप देखेंगे कि आज का जो ग्लोबल ऑर्डर है, आप कहने के लिए आप इसमें जो है यूएन वगैरह देखेंगे, लेकिन यूएन क्या है? यूएन मुझे दूसरे टैगर की तरह समझ आता है। ठीक है, जो कि सिर्फ दिखावा है। क्या यूएन ने रशिया यूक्रेन के वॉर को रोक दिया? क्या यूएन ने इजराइल पैलेस्टीन और ये जो इतना मैटर चल रहा है, क्या इन पे कुछ जो है इनका एक्शन आया? नहीं आता। ये छोटे छोटे चीजों पे, छोटे छोटे जो गरीब देश हैं जिनकी अपनी कोई औकात नहीं है, ठीक है, ये इन पे जो धौंस दिखाते हैं, बाकी बड़े देशों के सामने इनकी कुछ नहीं चलती है। तो आप देखेंगे, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देखिए वर्ल्ड लेवल पे देखिए कितनी ज्यादा अशांति है आज। ठीक है, नेशनलिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया है, और नेशनलिज्म की वजह से ही आप ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे होंगे। ठीक है, रशिया और यूक्रेन डायरेक्ट जो है ये डायरेक्ट वॉर में सिर्फ इसलिए क्योंकि नाटो का डर था। इजराइल पैलेस्टीन नेशनलिज्म, वो इजरायली है, ये पैलेस्टीन। ठीक है, इस्लाम, आप देखेंगे कि ये जो है ना ये बढ़ ही इसलिए रहा है क्योंकि हम अपना जो देश की जो हमारी बाउंड्री है ना, ये इससे बाहर हम आ ही नहीं पा रहे, इसके ऊपर सोच ही नहीं पा रहे, हम नेशनलिज्म में अटक के रह गए हैं, और ये जो है कहीं ना कहीं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। तो टैगोर का रेलिवेंस आज के डेट में यही है कि हमें जो है यूनिवर्सलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, सार्वभौमिक। ठीक है, हम सबको पहले एक दूसरे को मानव के तरीके से समझना पड़ेगा, हमारे बीच कल्चरल डायलॉग होना चाहिए और ह्यूमन डिग्निटी, ताकि हमें जो है ये समझ में आना चाहिए कि फ्रीडम जो है वो हमारे आज़ादी के झंडों और हमारे ये जो बाउंड्री जो हमने बना रखी है ना, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, यूक्रेन रशिया, इजराइल पैलेस्टीन, ठीक है, इससे नहीं होगा। हमें जो है रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी ह्यूमैनिटी की ऑल फॉर्म में, चाहे आप टैरिफ बैरियर्स की बात करें या फिर हमने अभी कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं करंट में। तो आप देखेंगे कि कितना ज्यादा रेलिवेंस है टैगोर की यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म का आज के डेट में, क्योंकि ये जो है सार्वभौमिक मानवतावाद, सार्वभौमिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जहां पर ये जो है मनुष्य को पहले एक मानव के समझते हैं। ठीक है, मानव की तरह देखते हैं, फिर जो है इसको हम किसी और रूप में देख सकते हैं, पर सबसे पहले वो एक मानव है, और एक मानव के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए, डिग्निटी होना चाहिए। ठीक है, उनके बीच कल्चरल डायलॉग्स होने चाहिए। तो इसीलिए जो है ये जो है काफी ज्यादा रेलिवेंट हो जाते हैं आज के डेट में। तो ये थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। इनके इस कोट के साथ इस सेशन को हम एंड करेंगे। पेट्रोटिज्म कैन नॉट बी आवर फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर, माई रिफ्यूजी इज ह्यूमैनिटी। तो ये कहते हैं, जो आप राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं ना, आप जो देशभक्ति की बात कर रहे हैं ना, वो मेरा फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर नहीं हो सकता है। मेरा फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर कहाँ है? मानवतावाद में, मानवता में, ह्यूमैनिटी में है। ठीक है, तो ये जो है ये थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको कि आपने हमेशा कविता या नोबेल लॉरेट के तौर पे देखा होगा, पर ये हमारे एक बहुत बड़े जो है आप कह सकते हैं कि भारतीय विचारक हैं, और हमें जो है समझनी चाहिए इनकी विचारधारा को। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपको रविंद्रनाथ टैगोर की आइडियोलॉजी पसंद आती है और आपको लगता है कि आज के समय में इनकी रेलिवेंस कितनी ज़्यादा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आप अगर इस तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।